गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कक्षा 12 के सिलेबस में जितनी सारी पोएम्स हैं, तकरीबन 5 पोएम्स हैं कक्षा 12 के सिलेबस में, और वो कुछ इस तरह से हैं। नोबल नेचर है, 7 एजेस ऑफ मैन है, अ बॉयज सॉन्ग, स्नेयर, ये सारी की सारी कविताएं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में लिखें आप इंग्लिश बाय उमेश UMESH गुरु GURU, तो इंग्लिश बाय उमेश गुरु पे जाएंगे तो कक्षा 12 की सारी पोएम्स आपको वहाँ मिलेंगी। मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जैसा आप क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से वहाँ उन पोएम्स को आप पढ़ पाएंगे। ब्लैक बोर्ड का मैंने यूज़ किया है पोएम्स को एक्सप्लेन करते हुए। और आज का जो हमारा लेसन है, इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, 5वां लेसन है, हाउ योगा हील्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि कोरोना डिजीज़ के अगेंस्ट डिजीज़ को हराने वाला योगा, इसको लेकर के जरूर 7 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में होगा, बोर्ड की एग्जाम में। 100% कह रहा हूँ मैं, 7 नंबर का प्रश्न इस पाठ में से आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझें मेरे साथ। थोड़ा सा टिपिकल लेसन है, विज्ञान के शब्द हैं इसमें, लेकिन आप यदि पूरा लेसन मेरे साथ पढ़ते हैं तो कोशिश करूंगा मैं इसको आसान बनाने की आप लोगों के लिए। तो देखिए, इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत का संसार के लोगों के लिए गिफ्ट। और वो क्या गिफ्ट है? भारत का संसार के लोगों के लिए क्या गिफ्ट है? योगा। योगा को लेकर के ये लेसन है, भारत के द्वारा संसार के लोगों को दिया गया गिफ्ट। पढ़ते हैं इसे हम। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज, यह एक सामान्य जानकारी हो चुकी है, दैट योगा इज गुड फॉर यू, कि योगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है, और सब लोग इस बात को जानते हैं। Currently, yoga is being used as a therapy. Currently, yoga is being used as a therapy for cancer, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson's disease, insomnia, high blood pressure, and joint pain. Currently, आज yoga is being used, योगा का उपयोग किया जा रहा है, एज अ थेरेपी, एक उपचार के रूप में, फॉर कैंसर, कैंसर के उपचार के रूप में योगा का उपयोग किया जा रहा है। इनफर्टिलिटी, निसंतान, बांझपन को दूर करने के लिए योगा का उपयोग किया जा रहा है। लंग डिजीज, फेफड़ों संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए योगा का उपयोग किया जा रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विभिन्न प्रकार की स्क्लेरोसिस, तंत्रिका, तंत्र संबंधी बीमारियां, बोलने संबंधी बीमारी, या हमारे हाथ पैरों के मूवमेंट संबंधी बीमारी। मल्टीपल, विभिन्न प्रकार की स्क्लेरोसिस, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र हमारे सिर से लेकर और पैर तक, पैर के अंगूठे तक, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, नसें हैं। इन नसों से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, स्क्लेरोसिस में बोलने संबंधी बीमारी भी आती है, बोलने संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए भी योगा का उपयोग किया जा रहा है। पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस मीन्स हमारी जो मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए भी, क्योंकि मांसपेशियों में बीमारी हो जाती है तो हमारे हाथ काम नहीं करते, हमारा पैर काम नहीं करते। हाथ पैरों की मांसपेशियों संबंधी बीमारी को
योगा का उपयोग किया जाता है। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया मीन्स अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा संबंधी बीमारी के लिए भी योगा का उपयोग किया जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी जिसे हम कहते हैं, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए भी योगा का उपयोग किया जा रहा है। एंड जॉइंट पेन, और हमारे शरीर के जिन जिन जोड़ों में दर्द होता है हड्डियों में, उन हड्डियों के जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए भी आज योगा का उपयोग किया जा रहा है। तो योगा का उपयोग उपचार के रूप में किया जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन, फेफड़ों संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विभिन्न प्रकार की मूवमेंट या फिर बोलने संबंधी बीमारियां, पार्किंसंस डिजीज, हमारी मांसपेशियां, पार्किंसंस मीन्स मांसपेशियां संबंधी बीमारी, जो हमारी मसल्स पावर होती है, मसल्स पावर संबंधी बीमारी, इंसोमेनिया, अनिद्रा संबंधी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारियां, जॉइंट पेन और जॉइंट पेन संबंधी दर्द, जोड़ों के दर्द संबंधी बीमारियों के उपचार में योगा का उपयोग किया जा रहा है। Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals, even in the yoga and medical communities. Yet फिर भी देखो क्या है, देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस, बहुत ही कम जानकारी है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही कम समझ है, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, कि वास्तव में योगा किस तरह से उपचार करता है बीमारियों का। इसके मामले में बहुत कम लोगों में समझ है, बहुत कम लोगों में जानकारी है। इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, चाहे तो हम चिकित्सकीय समुदाय की बात करें, चिकित्सकीय समुदाय में भी बहुत कम जानकारी है इस बारे में कि योगा किस तरह से बीमारियों को दूर करता है। और योग विज्ञान में भी अभी लोगों के अंदर उतनी जानकारी नहीं है कि वास्तव में योग हमारी बीमारियों को किस तरह से दूर करता है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। द की इज टू अंडरस्टैंड, महत्वपूर्ण बात समझने की है। क्या समझने की? द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। हमें संबंध समझना है तीन चीज़ों के अंदर, तनाव, योगा और बीमारी। इन तीन चीज़ों का हम संबंध आपस में समझ जाएंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी बीमारी के लिए किस प्रकार का योगा, कौन सी एक्टिविटी हमें काम में लेनी है। तो लोगों के अंदर, लेखक कह रहा है कि योगा को लेकर अभी बहुत कम समझ है। जानते तो हैं लोग योग के बारे में, लेकिन अभी लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सा योगा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये लेसन हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि योगा के महत्व को लेकर के ये लेसन है। आगे हम चलते हैं। मेडिकल रिसर्च estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related. मेडिकल रिसर्च, चिकित्सकीय अनुसंधान, estimates, मूल्यांकन करता है that as much as 90% of illness, कि 90%, ज़्यादा से ज़्यादा 90% बीमारी, डिजीज, वही बीमारी, इज स्ट्रेस रिलेटेड, वो तनाव से रिलेटेड हैं। 90% बीमारियां, मनुष्य के अंदर जो 90% बीमारियां हैं वो तनाव से संबंधित हैं। A few of many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes, mellitus, etc. A few ऑफ द मैनी डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों में से कुछ बीमारियां, एंड कंडीशंस, और कुछ अवस्थाएं, दैट हैव बीन लिंक्ड, जो कि जुड़ी हुई हैं, टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अत्यधिक तनाव की प्रतिक्रिया से। कि इंसान के अंदर जब अत्यधिक तनाव आता है, उस तनाव की क्या प्रतिक्रिया होती है, उस तनाव के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां शामिल रहती हैं। इंक्लूड में शामिल रहना, कि अत्यधिक तनाव, ओवर एक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव यदि व्यक्ति को आ जाता है तो अत्यधिक तनाव प्रतिक्रिया देता है। इस प्रतिक्रिया में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी बीमारियां? देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी, कार्डियो मीन्स हार्ट,
हृदय संबंधी बीमारी, और हमारी वैस्कुलर, हमारी वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी रक्त वाहिनी, रक्त नलिकाएं, या मैं कहूँ वेन्स, नस, जो हमारी नसें हैं, नसों से संबंधित बीमारी, और हमारे हृदय से संबंधित बीमारी किससे जुड़ी रहती है? अत्यधिक तनाव से। डिप्रेशन, अत्यधिक तनाव से क्या आता है? डिप्रेशन, अवसाद आता है मनुष्य को, निराशा आती है अत्यधिक तनाव से, एंग्जाइटी, चिंता आती है मनुष्य को, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, और कुछ प्रकार की मधुमेह संबंधी बीमारी लग जाती है। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स ब्लड शुगर हो जाता है मनुष्य को, मधुमेह संबंधी बीमारी हो जाती है। तो अत्यधिक तनाव से मनुष्य को कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे हो रही हैं? देखिए, कार्डियोवैस्कुलर हो रहा है, हृदय संबंधी बीमारी, और रक्त धमनियों संबंधी बीमारी, जो ब्लड वेसल्स, जिसको मैंने कहा, ब्लड वेसल्स के साथ में ही मैंने कहा कि वेन्स, जो मनुष्य की नसें हैं जिनमें होकर रक्त बहता है, तो रक्त नलिकाओं संबंधी बीमारी, डिप्रेशन में आ जाता है मनुष्य, अवसाद में आ जाता है, एंग्जाइटी, चिंता में आ जाता है, तनाव में आ जाता है मनुष्य, उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं, वॉट फील एज स्ट्रेस, जिस चीज को हम तनाव कहते हैं, जिस चीज को हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट, ये तनाव उत्पन्न होता है। तनाव का, ये तनाव उत्पन्न होता है, कौन सी चीज से उत्पन्न होता है ये तनाव? what we feel as stress is the product of sympathetic nervous system, ये उत्पन्न होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का मतलब है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। तो स्ट्रेस को जन्म मिलता है किससे? सहानुभूति तंत्रिका तंत्र से या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या फिर लड़ना या भागने की जो प्रतिक्रिया है, लड़ना या भागने की जो प्रतिक्रिया है, उससे किस चीज को जन्म मिलता है? तनाव को। कहने का मतलब, यदि हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, हमारे सामने शेर आ गया, अब शेर के आने पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो फाइट करो उससे, या तो लड़ो, या फ्लाइट, या वहां से भागो। तो फाइट और फ्लाइट ये जन्म देता है किस चीज को? तनाव को। जैसे हमारे सामने परीक्षा आ जाती है, बोर्ड की परीक्षा, तो या तो परीक्षा दो, या फिर परीक्षाओं से जी चुराओ। तो ये चीजें हमारे सामने तनाव लेकर के उत्पन्न होती हैं। फाइट और फ्लाइट का ही दूसरा नाम क्या है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। तो जब ये सहानुभूति तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, या फाइट और फ्लाइट ये हमारे अंदर जब सक्रिय होता है, तो देखिए क्या होता है, एन ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय गति, उसमें सर्ज आता है, तूफान आता है। इंस्टैंटेनियस मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस, अचानक से हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है। फाइट और फ्लाइट वाली जब एक्टिवेट होता है, कहने का मतलब लड़ो या भागो। कहने जब शेर हमारे सामने आ गया तो क्या होगा? हृदय की गति बढ़ जाएगी। फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो उस चीज से। जब हमारे सामने समस्या होती है तो दो ही रास्ते हैं, या तो समस्या से लड़ो या भागो। और जब ये लड़ो और भागो हमारे अंदर एक्टिवेट होता है, हमारे शरीर के अंदर सक्रिय होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं, सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम जब हमारे शरीर के अंदर सक्रिय होता है, तो क्या हो जाता है? हमारी हार्ट रेट सर्ज, अचानक से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ने के साथ कार्डियक आउटपुट, हमारा जो हृदय है उसकी गति बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है हमारा हृदय। हमारा हृदय जल्दी काम करेगा तो क्या होगा? खून जो हमारे नसों में तेजी से दौड़ेगा। ब्लड प्रेशर, यही फाइट और फ्लाइट किस चीज को बढ़ा देता है हमारे शरीर के अंदर? ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को बढ़ा देता है। रक्त जोर जोर से बहता है हमारी नलियों के अंदर,
और क्या करता है, स्वेटिंग। यही तनाव, यही फाइट और फ्लाइट हमारे अंदर पसीना ले आता है, हमारे शरीर पे पसीना पसीना हो जाता है। शैलो ब्रीदिंग, हमारी सांसें कम हो जाती हैं। एंड मेटाबॉलिज्म, और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, ऊर्जा शक्ति जो खाने से हमको मिलती है, खाने से जो हमको ऊर्जा शक्ति मिलती है, या तो उसे एकदम से ज़्यादा बढ़ा देता है वो, या फिर कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा शक्ति जो खाने से हमको मिलती है, भोजन से जो हमको मिलती है, उस भोजन की शक्ति को या तो बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल्स, और फिर संयुक्त रूप से क्या लेकर के आता है, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनमें तनाव ले आता है। हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। कब अकड़ जाती हैं, जब हमारा फाइट और फ्लाइट या हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हो जाती हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम या फाइट और फ्लाइट सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो स्ट्रेस आएगा हमारे ऊपर, तनाव आएगा, और तनाव आएगा तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, देख लीजिए आप। इंस्टेन्यूअस सर्ज इन हार्ट रेट, हृदय गति बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट, आपका हृदय जोर जोर से काम करने लग जाएगा। ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगा। स्वेटिंग, पसीना आ जाएगा। शैलो ब्रीदिंग, सांसें कम चलेंगी। एंड मेटाबॉलिज्म, और हमारी जो ऊर्जा शक्ति है जो भोजन से मिलती है, वो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। कंबाइंड विथ टेंसिंग ऑफ मसल्स, और हमारी जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी तनाव आने के बाद में। या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सक्रिय होने के साथ में ही हमारी जो मसल्स हैं वो क्या, अकड़ जाएंगी। तो तनाव हमें हमारे शरीर के अंदर नहीं लाना है, और यदि तनाव लेके आते हैं तो ये सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही आ जाएंगी। आगे देखिए, इंटरनली, आंतरिक तौर पर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनली, आंतरिक रूप से, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया है, जो हमारे अंदर तनाव लेकर के आती है, तो तनाव आने पर क्या होता है, शट्स डाउन, बंद कर देता है तनाव। किस चीज को, डाइजेशन, पाचन को कम कर देता है, पाचन शक्ति पर असर पड़ता है। एंड एलिमिनेशन, और हमारे शरीर से एलिमिनेट नहीं होती हैं जो व्यर्थ के पदार्थ हैं, जिनका निष्कासन होता रहता है हमारे शरीर से, उनका निष्कासन बंद हो जाता है। निष्कासन किस रूप में होता है, टॉयलेट के रूप में, शौच के रूप में। तो ये एलिमिनेशन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की, व्यर्थ पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया हमारे शरीर से वो बंद हो जाती है। पाचन शक्ति खत्म हो जाती है आंतरिक तौर पर जब फाइट और फ्लाइट की जो प्रतिक्रिया होती है। रिड्यूसेस ब्लड फ्लो इन द इंटरनल ऑर्गन्स, और यही फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया रिड्यूसेस, कम कर देती है ब्लड फ्लो, रक्त के बहाव को, टू द इंटरनल ऑर्गन्स, की जो हमारे आंतरिक अंग हैं, उन आंतरिक अंगों में हमारे रक्त प्रवाह को भी कम कर देता है फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया। समझ रहे होंगे आपको कि बाह्य तौर पर और आंतरिक तौर पर, बाह्य तौर पर ये हमारे आंतरिक तौर, बाह्य तौर पर हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, हमारी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, स्वेटिंग हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। और आंतरिक तौर पर यही फाइट और फ्लाइट, इंटरनल फाइट और फ्लाइट क्या करता है, हमारी पाचन शक्ति को कम कर देता है, एलिमिनेशन को कम कर देता है। व्यर्थ के जो पदार्थ हमारे शरीर से निकलते हैं, उन व्यर्थ के पदार्थों को निकलने में कमी कर देता है। रिड्यूसेस ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह को भी कम कर देता है टू द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी जो अंदर अंग हैं उन अंगों में रक्त के प्रवाह को कम कर देता है। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज गुड थिंग। लेखक कह रहा है फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए, दिस स्ट्रेस रिएक्शन, इस तनाव की जो प्रतिक्रिया है या जो प्रक्रिया है, इज गुड थिंग। थोड़ी देर के लिए तो तनाव अच्छा है, थोड़ी देर के लिए तो तनाव अच्छा है। वो किस चीज के लिए, देखिए,
द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया, प्रिपेयर्स अस, तैयार करती है हमको, टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, जवाब देने के लिए। यदि हमारे सामने कोई वातावरणीय समस्या आ जाए, मैं कहूं अचानक से शेर आ जाए या कुत्ता हमारे सामने आकर भौंकने लगे, तो तनाव यदि हमारे दिमाग में थोड़ी देर तक है तो हमको तैयार करता है ये उस चीज से लड़ने के लिए, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, कि उस चीज से लड़ने के लिए हमको तैयार करता है, और फ्लीइंग फ्रॉम इट, या फिर वहां से भागने के लिए भी हमको तैयार करता है। ये तनाव, थोड़ी देर के लिए जो तनाव आता है तो वो हमें दोनों चीजों के लिए तैयार करता है, या तो उस वातावरणीय समस्या जो आपके सामने आई है उससे आप लड़ो या वहां से निकल लो या भाग लो। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस, यदि हम लंबे समय तक तनाव से लगातार एक्सपोजर, प्रभावित रहें, लगातार तनाव हमारे सिर में हम ले लें, एक्सपोजर कर दें अपने आप को हम तनाव के सामने, तनाव से ग्रस्त हो जाएं, तो वो कैसा है, इज हार्मफुल, हानिकारक है। लेखक कह रहा है तनाव थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म की यदि मैं बात करूं तो ये तनाव हानिकारक है। प्लेसिंग एक्सेस बियर एंड टीयर ऑन द बॉडी सिस्टम, ये हमारे शरीर की जो सिस्टम है, शरीर की जो व्यवस्था है अंदर, उसको वियर एंड टीयर, उसको डैमेज कर देता है, उसको खराब कर देता है। कि ज़्यादा लंबे समय तक तनाव हमारे अंदर रखना क्या करेगा, हमारे शारीरिक गतिविधियों को, हमारे बॉडी का जो अंदरूनी सिस्टम है उसको बियर एंड टीयर डैमेज कर देगा, उसको खत्म कर देगा लंबे समय तक तनाव। एंड सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, एंड सीवियरली लिमिटिंग, और बुरी तरह से कम कर देगा किस चीज को, द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक मेंटेनेंस होता है, रख रखाव करने की जो क्षमता है हमारे शरीर के अंदर, एंड हीलिंग एबिलिटीज, जो हमारे शरीर के अंदर उपचार करने की जो क्षमता है, उन क्षमताओं को लिमिटिंग कर देगा, कम कर देगा। तनाव, लंबे समय तक तनाव खतरनाक है लेखक के अनुसार। ये क्या करेगा, हमारे शरीर की व्यवस्थाओं को, हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देगा, और अंगों को डैमेज करने के साथ साथ द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, हमारे शरीर जो अपना स्वयं का रखरखाव करता है, उपचारात्मक क्षमताएं हमारे शरीर के अंदर हैं, उन उपचारात्मक क्षमताओं को कम कर देगा लंबे समय तक का तनाव। पार्ट 2 बनाऊंगा मैं इसके, पहला पार्ट चल रहा है, एक ही पेज करेंगे हम आज, फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट में कल अपलोड आपके सामने कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट, इसे एंजॉय कीजिए, इस पार्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें से जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको लेसन समझ में भी आ रहा होगा। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल। क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार तनाव, कैन लीड, हमको लेकर के जाता है, टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, कि हमारे अंदर लगातार और निरंतर उच्च स्तर हो जाता है कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो निरंतर तनाव क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, हाई लेवल कर देता है, उच्च स्तर पर ले जाता है कॉर्टिसोल वाले हार्मोन को। फिर क्या होता है देखिए, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। दिस हार्मोन, ये वाला जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, एट नॉर्मल लेवल्स, जब सामान्य स्तर पे होता है, हेल्प्स, सहायता करता है, टू मेंटेन, बनाए रखने में, किस चीज को बनाए रखने में, एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में,
हमारी सहायता करता है कॉर्टिसोल जब ये सामान्य स्तर पे होता है। जब सामान्य स्तर पे होता है कॉर्टिसोल तो हमारे शरीर को एक्टिव और हेल्दी रखता है ये, इंक्लूडिंग इसके अंदर शामिल है, हेल्दी बॉडी के अंदर शामिल है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारी जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो नियमित बनी रहती है। मेटाबॉलिज्म मीन्स ऊर्जा शक्ति जो भोजन से प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नियमित बनाए रखता है ये कॉर्टिसोल। एंड ब्लड प्रेशर और हमारे बीपी को भी सही रखता है, एक नॉर्मल लेवल पे रखता है। यदि कॉर्टिसोल सही मात्रा में है तो नॉर्मल लेवल पे है तो हमारा बीपी भी सही रहता है और हमारी जो शरीर की ऊर्जा शक्ति है जो भोजन से प्राप्त होती है वो भी सही बनी रहती है। हमारा शरीर स्वस्थ और एक्टिव बना रहता है। कब? जब कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल पे होता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। बट एक्सेसिव अमाउंट, लेकिन अत्यधिक मात्रा ऑफ कॉर्टिसोल की अत्यधिक मात्रा कैन खत्म कर सकती है किस चीज को? इम्यून सिस्टम। हमारे अंदर की जो अंदरूनी ताकत है, इम्यूनिटी, जो हमारा स्टेमिना होता है, हमारे स्टेमिना को, हमारी इम्यूनिटी को, अंदर की ताकत को खत्म कर सकता है, दबा सकता है। क्या चीज? अत्यधिक मात्रा कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल की अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत को कम कर सकती है। एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और हमारे अंदर अनिद्रा ला सकता है अत्यधिक कॉर्टिसोल। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और हमारी भूख खत्म कर सकता है अत्यधिक मात्रा में। यदि कॉर्टिसोल हमारे ब्लड में हो जाए तो 3 चीज़ें हमारे शरीर में होंगी। कौन कौन सी? इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारा अंदरूनी ताकत चली जाएगी। कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद हमारी भंग हो जाएगी। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और भूख भी हमारी मर जाएगी। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। यदि उच्च मात्रा में कॉर्टिसोल हमारे अंदर हो जाए तो ये वृद्धि कर देगा, बढ़ा देगा किस चीज़ को? योर हार्ट रेट, तुम्हारी हृदय गति को बढ़ा देगा। कॉर्टिसोल यदि ज़्यादा मात्रा में हो गया ब्लड के अंदर तो ये क्या करेगा? हमारे हृदय की गति को बढ़ा देगा। हार्ट रेट, धड़कन, जो धड़कन है हमारी, उस धड़कन को बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ा देगा। एंड योर कोलेस्ट्रॉल, और शरीर में तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल मीन्स तुम्हारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है ना, उन्हीं के बीपी आता है बच्चों। तो हमें कॉर्टिसोल की मात्रा को बढ़ने नहीं देना है शरीर के अंदर। और वो किससे नहीं बढ़ेगी? योगा से। तो देखिए, वापस से पढ़ रहा हूं मैं। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट, तुम्हारी हृदय की गति को बढ़ा सकता है उच्च मात्रा में कॉर्टिसोल। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को बढ़ा सकता है। एंड योर कोलेस्ट्रॉल, और शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, गाढ़ा कर सकता है तुम्हारे खून को। एंड ट्रिग्लिसराइड्स लेवल, और जो ट्रिग्लिसराइड का स्तर है हमारे रक्त में ही पाया जाता है, फैट्स जिसे कहते हैं हम, वसा, साइंस में से वसा कहते हैं कि हमारे रक्त में वसा मिलती है और कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इन दोनों को बढ़ा देगा। क्या चीज़? कोलेस्ट्रॉल। अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में, अत्यधिक मात्रा में कॉर्टिसोल हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा और ट्रिग्लिसराइड के लेवल को भी बढ़ा देगा। ट्रिग्लिसराइड लेवल होता है, वसा होती है, और कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा कर देगा हमारे खून को। क्या चीज़ कर देगा? कॉर्टिसोल। और ये अगर ये दोनों चीज़ें हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया और ट्रिग्लिसराइड हमारे खून में बढ़ गया, रिस्क फैक्टर्स, तो जोखिम भरा है ये फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ गया, ट्रिग्लिसराइड का लेवल यदि बढ़ गया तो 2 चीज़ें होंगी इसमें। हार्ट अटैक, या तो हमारे हृदय की गति रुक जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। एंड स्ट्रोक्स, या फिर मस्तिष्क पे हमारे आघात पड़ेगा, पक्षाघात, या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ट्रिग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा तो पक्षाघात, ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है हमारे, या हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ये किस चीज़ से पड़ते हैं? शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने पर। कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी तो खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और ट्रिग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। ये दोनों बढ़ गए तो क्या होगा? हार्ट अटैक भी पड़ सकता है और स्ट्रोक भी पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी आ सकता है। द बाई प्रोडक्ट्स
of cortisol acts as sedatives which can lead to changes in mood. The byproducts of cortisol, कॉर्टिसोल के जो अन्य सहउत्पाद हैं, दूसरी अन्य चीज़ें जो कॉर्टिसोल से जन्म लेती हैं, जब कॉर्टिसोल सक्रिय होता है तो दूसरी अन्य चीज़ें भी जन्म लेती हैं। सेडेटिव्स, नींद आती है इंसान को, सही मात्रा में कॉर्टिसोल होगा तो सेडेटिव्स, नींद आएगी, शांत होगा मनुष्य, विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड। और जब मनुष्य शांत रहता है तो उसकी मनोदशा अपने आप बदल जाती है, मूड बदल जाता है मनुष्य का। स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, विशेष रूप से जब मनुष्य डिप्रेशन में आता है, अवसाद में आता है, निराशा के भंवर में फंसता है, तो उसके मूड को बदलने का काम क्या करता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल यदि सही मात्रा में रहेगा तो मनुष्य को नींद आएगी, और नींद आने पर सारा तनाव, सारी निराशा, सारा अवसाद, सारी चीज़ें दूर हो जाती है और मनुष्य का मूड बदल जाता है नींद आने के बाद, शांत चित्त रहने के बाद। आज के पेज का लास्ट पैराग्राफ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट पैराग्राफ को भी एंजॉय कर लीजिए। यहीं पर मैं लास्ट पार्ट इसका ख़त्म करूँगा। लास्ट पार्ट रहेगा ये मेरा पार्ट 1। Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight response. सौभाग्य से द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक एक काउंटर बैलेंस है, संतुलन की प्रक्रिया है। स्वाभाविक तौर पर हमारे शरीर में एक संतुलन की प्रक्रिया है। टू द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया से लड़ती है। जब फाइट और फ्लाइट हमारे शरीर के अंदर जगता है तो उसको संतुलित करने के लिए हमारे शरीर में एक दूसरी और प्रतिक्रिया होती है। वो क्या चीज़ है? जिसका नाम है कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सिस्टम और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। कि फाइट और फ्लाइट के कम करने के लिए, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स देने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, तनाव मुक्त प्रतिक्रिया, ये अपने आप जग जाती है। जैसे ही फाइट और फ्लाइट हमारे अंदर आता है, हमारे शरीर के अंदर, तो इसके काउंटर बैलेंस में, इसका संतुलन बनाने के लिए हमारे शरीर में अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है क्या चीज़? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, तनाव मुक्त प्रतिक्रिया। तो दो प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक हम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और उसका दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट। जब ये हमारे शरीर में एक्टिवेट होते हैं तो हमारा शरीर काउंटर बैलेंस करता है, संतुलन में लाने के लिए दो चीज़ों को जगा देता है। कौन कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और उसका दूसरा नाम है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, आराम कर देने वाली तनाव मुक्त प्रतिक्रिया को जगा देता है। The parasympathetic nerve systems becomes activated when the threat or stressor has passed or ended. Parasympathetic nerve system becomes activated. परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है when the threat or stressor has passed away, जब परेशानी और तनाव गुजर जाता है या खत्म हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इस पैरासिम्पैथेटिक को जानबूझकर भी हम सक्रिय कर सकते हैं, मन में आए तब सक्रिय कर सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को। कैसे? बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। बाय डीपनिंग द ब्रीथ, गहरी गहरी सांसें लेकर, जैसे ऐसी गहरी गहरी सांसें लेकर के हम रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को जगा सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को जगा सकते हैं। एंड बाय रिलैक्सिंग, और आराम दे करके, द स्केलेटल मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, अस्थि पंजर है, हमारी अस्थि पंजर के साथ जो मांसपेशियां हैं, इन अस्थि पंजर और मांसपेशियों को आराम दे करके हम हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में लड़ने के लिए तैयार करेगी, किसके विरुद्ध? फाइट और फ्लाइट के विरुद्ध। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है इस लेसन का,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को एक बार आप टाइप कर लें। यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूब पे जाएं, इंग्लिश बाय उमेश गुरु टाइप करें और रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, तो 12th क्लास की सारी वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगी। आपने मेरे लिए ये टाइम दिया लेसन को पढ़ने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। ओके बाय।